రాజ్యసభలో ప్రధాని మోడీ మాట్లాడుతున్నట్లు లైవ్ చూద్దాం. जी के अभिभाषण को जिसने जैसे समझा वैसे यहाँ समझाया और उन्होंने आदरणीय सभापति जी, यहाँ पर सबका साथ सबका विकास इस पर बहुत कुछ कहा गया. मैं समझ नहीं पाता हूं कि इसमें कठिनाई क्या है. सबका साथ सबका विकास ये तो हम सबका दायित्व है और इसीलिए तो देश ने हम सबको यहां बैठने का अवसर दिया है और उसमें लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उनसे सबका साथ सबका विकास इसके लिए कोई अपेक्षा करना मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी गलती हो जाएगी. ये उनकी सोच के बाहर है, उनकी समझ के भी बाहर है और उनके रोड मैप में भी ये सूट नहीं करता है, क्योंकि वो इतना बड़ा दल एक परिवार को समर्पित हो गया है. उसके लिए सबका साथ सबका विकास संभव ही नहीं है. आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस ने राजनीति का एक ऐसा मॉडल तैयार किया था जिसमें झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण सबका गालमेल था. जहां सबका गालमेल हो वहां सबका साथ हो ही नहीं सकता. आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के मॉडल में सर्वोपरि है फैमिली फर्स्ट और इसलिए उनकी नीति, रीति, उनकी वाणी, उनका वर्तन उस एक चीज को संभालने में ही खपता रहा है. 2014 के बाद देश ने हमें सेवा करने का अवसर दिया और मैं देश की जनता का आभारी हूं. हमें तीसरी बार लगातार ये तीसरी बार जनता यहां पहुंचाती है. इतने बड़े देश में इतनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हो, वाइब्रेंट मीडिया हो, हर प्रकार के बातें बताने की छूट हो, उसके बावजूद भी देश दूसरी बार, तीसरी बार हमें सेवा करने का मॉडल बनाती है. इसका कारण देश की जनता ने हमारे विकास के मॉडल को परखा है, समझा है और समर्थन दिया है. और हमारा ये विकास का मॉडल को अगर मुझे एक शब्द में कहना है तो मैं ये कहूंगा, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम. इसी एक उम्दा भावना और समर्पित भाव से हमने लगातार अपनी नीतियों में, अपने कार्यक्रमों में
हमारे वाणी में, वर्तन में इसी एक बात को मानदंड मान करके देश की सेवा करने का प्रयास किया है। और आदरणीय सभापति जी, मैं बड़े गर्व के साथ भी कहता हूं, बड़े संतोष के साथ कहता हूं कि एक लंबे अरसे तक, 5-6 दशक तक देश के सामने अल्टरनेट मॉडल क्या हो, तराजू पर तोलने का कोई अवसर ही नहीं मिला था। लंबे अरसे के बाद, 2014 के बाद देश को एक अल्टरनेट मॉडल क्या हो सकता है, अल्टरनेट कार्यशैली क्या हो सकती है, प्रायोरिटीज क्या हो सकती है, इसका एक नया मॉडल देखने को मिला है। और ये नया मॉडल तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण पर भरोसा। पहले के मॉडल में, खास करके कांग्रेस के कालखंड में, तुष्टीकरण, हर चीज में तुष्टीकरण, यही उनका एक प्रकार से औषधि बन गई थी उनकी राजनीति को करने की। और उन्होंने स्वार्थ नीति, राजनीति, देश नीति, सबका एक घोटाला करके रखा हुआ था। तरीका ये होता था कि छोटे तबके को कुछ दे देना और बाकियों को तरसा कर रखना, और जब चुनाव आए तब कहना, देखो उनका मिला है, शायद आपको भी मिल जाएगा। और इस प्रकार से झुनझुना बांटते रहना, लोगों के आंखों पर पट्टी बांध करके अपनी राजनीतिक सियासत को चलाए रखना, ताकि चुनाव के समय वोट की खेती हो सके। यही कार्य चलता रहा। आदरणीय सभापति जी, हमारी कोशिश रही है कि भारत के पास जो भी संसाधन है, उन संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए। भारत के पास जो समय है, उस समय का भी बर्बादी से बचा करके पल पल का उपयोग देश की प्रगति के लिए, जन सामान्य के कल्याण के लिए, उसी पर वो खर्च हो। और इसलिए हमने एक अप्रोच अपनाया, सैचुरेशन का अप्रोच। पैर उतने ही लंबे करने जितनी चद्दर हो, लेकिन जो योजना बने, जिनके लिए वो योजना बने, उनको वो 100% उसका बेनिफिट होना चाहिए। किसी को दिया, किसी को नहीं दिया, किसी को लटका करके रखा और उसको हमेशा प्रताड़ित करते रखना और उसको निराशा की गर्त में धकेल देना, उन सिचुएशन से हमने बाहर आकर के सैचुरेशन अप्रोच की ओर हमारे काम को आगे बढ़ाया है। बीते दशक में हमने हर स्तर पर सबका साथ, सबका विकास की भावना को जमीन पर उतारा है। और वो आज देश में जिस प्रकार से बदलाव नजर आ रहा है, फल के रूप में हम अनुभव करने लगे हैं। हमारे गवर्नेंस का भी मूल मंत्र यही रहा है, सबका साथ, सबका विकास। हमारी ही सरकार ने SC, ST एक्ट को मजबूत बनाकर दलित और आदिवासी समाज के सम्मान और उनके सुरक्षा के संबंध में अपनी प्रतिबद्धता भी दिखाई और हमने उसको बढ़ाया।
आदरणीय सभापति जी, आज जातिवाद का जहर फैलाने के लिए भरपूर प्रयास हो रहा है, लेकिन 3-3 दशक तक दोनों सदन के ओबीसी एमपीस और सभी दलों के ओबीसी एमपीस सरकारों से मांग करते रहे थे कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ठुकरा दिया गया, इनकार किया गया, क्योंकि शायद उस समय उनकी राजनीति को ये सूट नहीं करता होगा, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति के और फैमिली फर्स्ट की राजनीति में जब वो बैठेगा तब तक वो चर्चा तक के हित में भी नहीं आता है। आदरणीय सभापति जी, ये मेरा सौभाग्य है कि हम सब ने मिलकर के 3-3 दशक से मेरे ओबीसी समाज ने जिस बात के लिए मांगे की, आशाएं रखी, जिसको निराश करके रखा गया था, हमने आकर के इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। और हमने सिर्फ उनकी मांग पूरी की इतना नहीं, हमारे लिए उनका मान सम्मान भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के 140 करोड़ देशवासियों को हम जनता जनार्दन के रूप में पूजने वाले लोग हैं। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में जब जब आरक्षण का विषय आया तो उसको एक तंदुरुस्त तरीके से समस्या के समाधान के लिए सत्य को स्वीकार करते हुए करने का प्रयास नहीं हुआ। हर चीज में देश में विभाजन कैसे हो, तनाव कैसे पैदा हो, एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी कैसे पैदा हो, वही तरीके अपनाए गए। देश आजाद होने के बाद जब जब ये प्रयास हुए हैं, इसी तरीके से हुए हैं। पहली बार हमारी सरकार ने एक ऐसा मॉडल दिया और सबका साथ सबका विकास के मंत्र की प्रेरणा से दिया कि हमने सामान्य वर्ग के 10% आरक्षण दिया, बिना तनाव के, बिना किसी का छीन करके। और जब ये निर्णय किया तो एससी समुदाय ने भी उसको स्वागत किया, एसटी समुदाय ने भी स्वागत किया, ओबीसी समुदाय ने भी स्वागत किया। किसी को भी पेट में दर्द नहीं हुआ, क्योंकि इतना बड़ा निर्णय, लेकिन करने का तरीका था सबका साथ सबका विकास, और तब जाकर के बहुत ही स्वस्थ शांत तरीके से पूरे राष्ट्र ने इस बात को स्वीकार किया। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में दिव्यांगों की कभी सुनवाई जितनी मात्रा में होनी चाहिए थी, नहीं हुई। जब सबका साथ सबका विकास का मंत्र होता है ना, तब मेरे दिव्यांग जन भी उस सबके कैटेगरी में होते हैं, और तब जाकर के हमने दिव्यांगों के लिए आरक्षण का विस्तार किया, दिव्यांगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके लिए मिशन मोड में काम किया, दिव्यांगों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं बनाई, लेकिन योजनाओं को लागू भी किया। ये इसके कारण इतना ही नहीं, आदरणीय सभापति जी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अधिकारों को लेकर के
हमने उसको कानूनी रूप से उसको पुख्त करने के लिए प्रामाणिकता पूर्वक प्रयास किया। सबका साथ सबका विकास के मंत्र को हम कैसे जीते हैं, ये हमने समाज के उस उपेक्षित वर्ग की तरफ भी हमने बड़ी संवेदना के साथ देखा। आदरणीय सभापति जी, भारत की विकास यात्रा में नारी शक्ति के योगदान को कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन उनको अगर अवसर मिले और वो नीति निर्धारण का हिस्सा बने तो देश की प्रगति में और गति आ सकती है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ही और इस सदन का पहला निर्णय हुआ, हम देशवासी गर्व कर सकते हैं, सदन इस बात के लिए याद रखा जाएगा, ये नया सदन सिर्फ उसके रूप रंग के लिए नहीं, ये नया सदन का पहला निर्णय था नारी शक्ति बंधन। इस नए सदन को हम किसी और तरीके से भी कर सकते थे, हम हमारी वाहवाही के लिए भी उपयोग कर सकते थे, पहले भी होता था, लेकिन हमने तो मातृशक्ति की वाहवाही के लिए इस सदन का आरंभ किया था और मातृशक्ति के आशीर्वाद से ये सदन अपना कार्य आरंभ किया है। आदरणीय सभापति जी, हम जानते हैं, इतिहास की तरफ अब थोड़ी नजर करें। यानी मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, बाबा साहब आंबेडकर के साथ कांग्रेस को कितनी नफरत रही थी, उनके प्रति कितना गुस्सा था और किसी भी हालत में बाबा साहब की हर बात के प्रति कांग्रेस चिढ़ जाती थी और इसके सारे दस्तावेज मौजूद है। और इस गुस्से को दो बार बाबा साहब को चुनाव में पराजित करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। कभी भी बाबा साहब को भारत रत्न के योग्य नहीं समझा गया। आदरणीय सभापति जी, कभी भी बाबा साहब को भारत रत्न योग्य नहीं समझा गया। इतना ही नहीं, आदरणीय सभापति जी, इस देश के लोगों ने बाबा साहब की भावना का आदर किया, सर्व समाज ने आदर किया और तब आज मजबूरन कांग्रेस को जय भीम बोलना पड़ रहा है, उनका मुंह सूख जाता है। और आदरणीय सभापति जी, ये कांग्रेस भी रंग बदलने में बड़ी माहिर लग रही है। कितनी तेजी से अपना नकाब बदल देते हैं, ये इसमें साफ नजर आ रहा है। आदरणीय सभापति जी, आप कांग्रेस का अध्ययन करेंगे तो कांग्रेस की राजनीति, जैसे हमारा मूल मंत्र रहा सबका साथ सबका विकास, वैसा उनका हमेशा रहा कि दूसरे की लकीर छोटी करना। और इसके कारण उन्होंने
सरकारों को अस्थिर किया। किसी भी राजनीतिक दल की सरकार कहीं बनी तो उसको अस्थिर कर दिया, क्योंकि लकीर छोटी करो दूसरे की, इसी काम में वो लगे रहे। और ये जो उन्होंने रास्ता चुना है ना, औरों की लकीर छोटी करने का, लोकसभा के बाद भी जो उनके साथ थे वो भी भाग रहे हैं, तो उनको पता चला गया ये तो हमें भी मार डालेंगे। और यही उनकी नीतियों का परिणाम है कि आज ये हाल हो गए हैं कांग्रेस के। देश की सबसे पुरानी पार्टी, आजादी के आंदोलन से जुड़ी पार्टी, इतनी दुर्दशा। ये औरों की लकीर छोटी करने में अपनी शक्ति खपा रहे हैं ना। अगर वो खुद की लकीर लंबी करते तो उनकी ये दशा नहीं होती। और मैं बिना मांगे एडवाइस दे रहा हूं, आप अपनी लकीर लंबी करने में मेहनत कीजिए, सोचिए, तो कभी न कभी देश आपको भी ये 10 मीटर दूर यहां आने का अवसर देगी। आदरणीय सभापति जी, बाबा साहब ने एससी एसटी समुदाय की बुनियादी चुनौतियों को बहुत बारीकी से समझा था, बहुत गहराई से समझा था, और खुद भुक्तभोगी थे, इसलिए एक दर्द भी था, पीड़ा भी थी, और समाज का कल्याण करने की का एक जज्बा भी था। और बाबा साहब ने एससी एसटी समुदाय के आर्थिक उन्नति के लिए एक स्पष्ट रोड मैप देश के सामने प्रस्तुत किया था। उनकी बातों में प्रस्तुत होता था। और बाबा साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, मैं उनका कोट पढ़ना चाहता हूं। बाबा साहब ने कहा था, भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन दलितों के लिए ये आजीविका का मुख्य साधन बन ही नहीं सकता। ये बाबा साहब ने कहा था। उन्होंने आगे कहा था, और इसके कई कारण हैं। पहला, भूमि खरीदना उनके सामर्थ्य से बाहर है। दूसरा, अगर उनके पास धन भी हो तो भी उनके लिए भूमि खरीदने का कोई अवसर नहीं है। बाबा साहब ने ये एक एनालिसिस किया था, और इस परिस्थिति का एनालिसिस करते हुए उनको तो सुझाव था, उन्होंने आग्रह किया था कि दलितों के साथ, हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ, वंचितों के साथ ये जो अन्याय हो रहा है, ये जो मुसीबत में जीने के लिए वो मजबूर हो रहे हैं, इसका एक उपाय है, देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए। औद्योगिकरण के पक्षकार थे बाबा साहब, क्योंकि औद्योगिकरण करने के पीछे उनकी कल्पना साफ थी। स्किल बेस्ड जॉब्स और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए दलित, आदिवासी, वंचित समूहों को एक अवसर मिलेगा, और उसे वो उत्थान का एक सबसे महत्वपूर्ण हथियार मानते थे। लेकिन आजादी के इतने सालों के बावजूद भी, इतने साल कांग्रेस को सत्ता में रहने का अवसर मिला, तब भी बाबा साहब की इन बातों को पर गौर करने का भी उनको समय नहीं था। उन्होंने बाबा साहब की इस विचारों को पूरी तरह खारिज कर दिया। एससी एसटी समुदाय की आर्थिक लाचारी बाबा साहब समाप्त करना चाहते थे। उसे कांग्रेस ने
ऐसा उल्टा काम किया कि उसको गहरा संकट बना दिया। आदरणीय सभापति जी, 2014 में हमारी सरकार ने इस सोच को बदला और हमने प्राथमिकता देते हुए स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर हमने जोर दिया। हमने पीएम विश्वकर्मा योजना बना करके समाज का वो तबका जिसके बिना समाज की रचना ही संभव नहीं है, और हर गांव में छोटे छोटे रूप में बिखरे हुए समाज, जो पारंपरिक कार्य करने वाले हमारे विश्वकर्मा भाई बहन, लोहार हो, कुम्हार हो, समाज के सोनार हो, ऐसे सारे जो वर्ग के लोग हैं, पहली बार देश में उनके लिए कोई चिंता हुई और उनको ट्रेनिंग देना, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए नए औजार देना, डिजाइनिंग में उनको मदद करना, आर्थिक सहायता करना, उनके लिए बाजार उपलब्ध कराना, ये सारा दिशाओं में एक विशेष काम हमने अभियान चलाया हुआ है। और समाज का ये वर्ग है जिसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, और समाज नियंत्रण में जिसका महत्वपूर्ण रोल है, उस विश्वकर्मा समाज की हमने चिंता। आदरणीय सभापति जी, हमने मुद्रा योजना शुरू करके जिन लोगों को पहली बार उद्यम के क्षेत्र में आना था, उनको निमंत्रित किया, उनको प्रोत्साहित किया। बिना गारंटी को लोन देने का एक बहुत बड़ा अभियान हमने चलाया, ताकि समाज में ये बहुत बड़ा समुदाय है जो आत्मनिर्भरता के अपने सपने को पूरा कर सके, और उसमें बहुत बड़ी सफलता मिली। हमने एक योजना और भी बनाई, स्टैंड अप इंडिया, जिसका मकसद था एससी एसटी समुदाय के हमारे भाई बहन और कोई भी समाज की महिला, उसको बैंक से 1 करोड़ रुपए का बिना गारंटी को लोन, ताकि वो अपना कारोबार। और हमने इस बार बजट में इसको डबल कर दिया है, और मैंने देखा है कि लाखों ऐसे नौजवान इस वंचित समुदाय से, या लाखों बहनें आज मुद्रा योजना के द्वारा अपना कारोबार करना शुरू किया है, और खुद को तो रोजगार पाया ही, लेकिन उन्होंने किसी 1-2 और लोगों को भी रोजगार दिया है। आदरणीय सभापति जी, हर कारीगर का सशक्तिकरण, हर समुदाय का सशक्तिकरण, और जो बाबा साहब का सपना था उसको पूरा करने का काम मुद्रा योजना के माध्यम से हमने किया है। आदरणीय सभापति जी, जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी पूजता है। गरीब, वंचित, उसकी का कल्याण, ये हमारी प्राथमिकता है। इस वर्ष के बजट में भी आप देखिए, लेदर इंडस्ट्री, फुटवेयर इंडस्ट्री, ऐसे अनेक छोटे दायरे के विषयों को हमने स्पर्श किया है, और इसका सबसे बड़ा लाभ गरीब और वंचित समुदाय के लोगों को मिलने वाला है, जो इस बजट में घोषणा की। अब उदाहरण के रूप में टॉयज की बात करें, समाज के इस प्रकार के वर्ग के लोग ही टॉयज बनाने के काम में हैं। हमने उस पर ध्यान केंद्रित किया। बहुत सारे गरीब परिवारों को अनेक प्रकार की उसमें मदद दी गई है, और उसका परिणाम आज आया है कि टॉयज हम एक्सपोर्ट करने की आदत में फंसे हुए थे, आज इंपोर्ट करने की आदत में फंसे हुए थे, आज हमारे टॉय 3 गुना एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और जिसका फायदा समाज के एक बहुत ही नीचे के तबके में जीने वाले, मुसीबतों से गुजारा करने वाले समुदाय को मिल रहा है। आदरणीय सभापति जी,
हमारे देश में एक बहुत बड़ा समुदाय है, मछुआरा समुदाय। इन मछुआरे साथियों के लिए हमने एक अलग मिनिस्ट्री तो बनाई, लेकिन जो बेनिफिट किसान क्रेडिट में किसानों को मिलता था, हमने वो किसान क्रेडिट कार्ड के सारे बेनिफिट हमारे मछुआरे भाई बहनों को भी दिए, ये सुविधा दी। अलग मिनिस्ट्री बनाई, ये काम किया और करीब करीब 40,000 करोड़ रुपया हमने इसके अंदर इंफ्यूज किया है। फिशरीज सेक्टर को बल दिया है और इसका प्रयास इन प्रयासों का परिणाम ये आया है कि हमारा मछली उत्पादन 2 गुना और एक्सपोर्ट भी 2 गुना हुआ है, और जिसका सीधा बेनिफिट हमारे मछुआरे भाई बहनों को हुआ है। यानी समाज के सबसे उपेक्षित हमारे बंधु हैं, उनको हमने सबसे ज्यादा प्राथमिकता देकर के